हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि इस जेआर के प्लेटफॉर्म पे 7th 8 9 10 11 12 हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं। अगर आप अभी हमें फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं तो प्लीज एक बार प्लेलिस्ट को चेक करो, आपको हर सब्जेक्ट के हर क्लास के सभी लेक्चर्स कंटिन्यू मिलेंगे। और अगर आपको हमसे मिलकर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। बताइए कि जेआर प्लेटफॉर्म के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सब है, यहाँ सब कुछ है। हमारी फैमिली के अंदर सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं सर लोग। सो बताओ सबको। सो दोस्तों, आपको जैसे पता है कि 11th का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंटिन्यू चल रहा है और बाकी सब्जेक्ट भी राहुल सर स्टार्ट करने वाले, क्योंकि आपको पता है कि कंटिन्यू इतने वीडियो लेक्चर से सब कुछ बनाना, तो बाकी चीज को अरेंज करना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो टाइम टेबल भी जल्दी आपको मिलने वाला है कि बायो और मैथ किस तरह से होने वाला है, प्लान हो रहा है। सो गाइस, आज जो केमिस्ट्री का हम जो टॉपिक लेने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत मजेदार टॉपिक है, वो है हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके अंदर गाइस हम ये देखने वाले हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो आपको पता है जब कंपाउंड फॉर्म होता है तो कंपाउंड में बहुत डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। उन कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, उनके मासेस के बारे में, उनके वॉल्यूम के बारे में, उनके स्टेटस के बारे में, सभी चीजें इस लॉ के अंदर साइंटिस्ट के थ्रू हमें बताया जाएगा। और इसको डिफरेंट नाम दिया गया, इन लॉ को डिफरेंट नाम दिया है। ओके, सो गाइस, बहुत सिंपल और बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग, बहुत सारी चीजें इसमें इंटरेस्टिंग है। सो गाइस, जैसे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम कौन कौन से टॉपिक को देखने वाले, कौन कौन से लॉ को देखने वाले हैं। पहला है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, and second is the law of definite proportion, third law of multiple proportion, Gay-Lussac law of gaseous volume and Avogadro law। Avogadro law अपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपको पता होगा, बट कोई नहीं पता है तो प्रदीप सर जिंदाबाद, प्रदीप सर है, बताएंगे, कोई नहीं। ओके, सो गाइस, फर्स्ट हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास गाइस, ये स्टार्ट करने से पहले, और इसको हमारे एंथनी साहब, एंथनी जो साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ये लॉ को डिस्कवर किया था। इसके अंदर जैसे आपको पता है कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा था। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी न क्रिएट की जा सकती है न डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वो बस एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में क्या की जा सकती है, चेंज की जा सकती है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एनर्जी। पर आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत सिंपल है, कहने का मतलब क्या है गाइस कि देखो, आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन में दो साइड होता है, एक रिएक्टेंट साइड होता है, और रिएक्टेंट जब कंबाइन होते हैं तो दोनों मिलके क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट कंबाइन होके क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट साइड रहेगा उनका मास इक्वल टू प्रोडक्ट के साइड जो होगा उनका मास, दोनों का मास इक्वल होगा। इसीलिए तो लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, रिएक्टेंट के थ्रू जो प्रोडक्ट बनता है उसके मासेस में कोई चेंजेस नहीं आता, मास वही का वही रहता है, मास वही का वही रहता है। सो यही लिखा हुआ है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। एंथोनी साहब ने यही तो बताया था, हमें रिसर्च करके बताया था कि जो रिएक्टेंट साइड के जो मास है, एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूं, थोड़ा वेट करो। जो रिएक्टेंट साइड का जो मास है वो सेम मास, क्योंकि इन्हीं रिएक्टेंट से क्या बनता है, हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो इन प्रोडक्ट का जो भी मास होगा वो किसके इक्वल होगा, रिएक्टेंट। मान लो इनका मास 100 रहा तो प्रोडक्ट का मास भी क्या रहेगा, बताओ 100 रहेगा। ओके, लिखा है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। देखो एग्जांपल, सी, कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड। सो गाइस, आपको अगर मैं इसका एटॉमिक मास करके बताता हूं तो देखो, दोनों साइड, ये हो गया हमारे कार्बन का 12, ऑक्सीजन का देख लो, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2। ओके, अब इस साइड हम एक बार देख लेते हैं। अब पहले इसको प्लस कर लेते हैं, 12 16 2 32, मतलब अगर हम इसको दोनों को प्लस करते हैं तो कितना था, 44 होता है। कितना होता, 44। अब अगर इस साइड का 44 हुआ है तो हमारा ये लॉ तभी करेक्ट होगा जब प्रोडक्ट साइड का भी क्या होगा, 44 होगा। तो देखते हैं, C इंटू O2, कार्बन कितना है, कार्बन का मास 12, ओके, एंड ऑक्सीजन 16 इंटू 2 कितना हो गया, 44 हो गया कि नहीं। तो देखो,
एटॉमिक मास ऑन रिएक्टेंट साइड इज सेम एज एटॉमिक मास ऑन प्रोडक्ट साइड, मतलब दोनों का एटॉमिक मास क्या है, सेम है, दोनों साइड का एटॉमिक मास क्या सेम है। तो एंथोनी साहब ने जो बताया था ना वो बिल्कुल सही बताया था। मजा आया एंथोनी साहब, एंथोनी साहब तो यार नाम मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है मेरे को। सो गाइस यही है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये क्लियर कर दे हम चलते हैं नेक्स्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है लॉ जो हमारे जोसेफ साहब ने दिया था। सो अब है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन मतलब वो प्रोपोर्शन जो होगा वो चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है बताता हूं, पहले एक बात हम देख लेते हैं जोसेफ साहब ने बताया क्या था। अ गिवन कंपाउंड, जो भी कंपाउंड दिया हुआ है, ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। क्या कहने का मतलब बताता हूं एक बार और। अ गिवन कंपाउंड, जो भी हमें कंपाउंड दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल समझ लो वाटर दिया हुआ, वाटर 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 H2O, ये वाटर दिया हुआ है। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट, सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का प्रोपोर्शन क्या है, सेम है बाय वेट। जितना उसका वेट होगा उस वेट के हिसाब से उसका प्रोपोर्शन सेम होगा। कहने का मतलब क्या है, अब मान लो एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, ये हमारा वाटर है, ये वाटर गाइस, ये वाटर आप कहीं से भी उठा के लाओ, आप जहां देख रहे हो वहां का वाटर चेक करो, या तो आप अमेरिका में चले जाओ, जहां का भी चेक करो, अगर मैं उसका प्रोपोर्शन चेक करूंगा तो वाटर में H2 ही रहेगा और ऑक्सीजन O ही रहेगा, तो ही ये वाटर बनेगा। ओके, और थोड़ा समझाने के लिए बताऊंगा कि 1 kg की में 1 लीटर ले लेता हूं, 1 लीटर वाटर में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे उतना नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। मतलब अगर मैं 1 लीटर यहां लेता हूं, जहां मैं खड़ा हूं वहां 1 लीटर वाटर लेता हूं, तो 1 लीटर वाटर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितना होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन जितना होगा, उतना ही अगर मैं कहीं और का पानी उठा के देखता हूं तो उसमें भी सेम ही रहेगा। मतलब 1 kg में यहां जितना प्रेजेंट है उतना कहीं भी पानी उठाओ, मतलब कहीं का भी पानी लो, उसमें रहने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट, रहने वाला जो भी कॉम्पोजिशन है वो हर जगह का सेम रहेगा। मैटर नहीं करता कि वो कंपाउंड आप कहां से ले रहे हो। जैसे एग्जांपल क्यूप्रिक कार्बोनेट मतलब कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट में कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन होता है। ओके, एग्जांपल से और अच्छे समझ में आएगा। अब नेचुरल सैंपल जो हमें ये कॉपर कार्बोनेट नेचुरली मिला हुआ है, उसमें कॉपर का परसेंट इतना रहता है, ऑक्सीजन का परसेंट इतना रहता है, एंड कॉल आ गया, ओके, और कार्बन का परसेंट इतना रहता है। बट अगर वही मैं लैब में कॉपर कार्बोनेट बनाऊं तो भी गाइस उसमें रहने वाला कॉपर इतना ही रहेगा, देखो सेम ही है, ऑक्सीजन भी इतना ही रहेगा और क्या कार्बन भी इतना ही रहेगा। सही बात है कि नहीं? मतलब मैटर ये नहीं करता कि आप वो चीजें कहां से उठा रहे हो, आप यहां से ले रहे हो, अमेरिका में जाके उठा लो, वाटर का कॉम्पोजिशन यहां रहेगा वही सेम वहां भी रहेगा। चेंज 1 kg, वेट क्यों लिखा हुआ है 1 kg में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहां जो मैं पानी यहां यूज करूंगा 1 लीटर 1 kg बोल रहा हूं, 1 लीटर वही सेम हर जगह रहेगा। उसका जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज होने वाला नहीं है, उसके अंदर रहने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट कॉम्पोजिशन चेंज होने वाला, बिल्कुल चेंज होने वाला नहीं है। यही तो लॉ बताया था, किसने बताया था? हमारे जोसेफ साहब ने। इसे लिखा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन मतलब अगर हम कोई कंपाउंड कहां से ले रहे हो मैटर नहीं करता, उसमें रहने वाला कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता। इवन हम प्लेस चेंज कर दे, कुछ भी चेंज कर दे, गटर का पानी उठा लो, कहीं से भी पानी उठा लो, उसका फॉर्मूला यही रहेगा, उसका कॉम्पोजिशन चेंज होने वाला नहीं है बाबा। ओके बाबा, देख लो, कॉपर कार्बोनेट नेचुरली लिया तो भी इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट था वो इतना परसेंटेज C चाहिए, अगर सिंथेटिक लिया मतलब कि लैब में बनाया तो भी इतना ही चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जॉन साहब ने एक लॉ बनाया था जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, बट मैं देखो इसको एग्जांपल के थ्रू कनेक्ट करूंगा तो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा और अच्छे समझ में आएगा। ध्यान से सुनना। अब चलो पहले कुछ चीजें बता देता हूं। आपको पता है कि अगर मैं दो एलिमेंट का यूज करके नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकता हूं, जैसे कि अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करूं तो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता हूं। सही बात है कि नहीं? कार्बन और ऑक्सीजन को
कंबाइन करके मैं कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता हूं और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता हूं, बस कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रोपोर्शन अलग रहेगा। बट दो सेम कंपाउंड को यूज करके मैं डिफरेंट कंपाउंड बना सकता हूं, सॉरी सेम एलिमेंट को यूज करके मैं डिफरेंट कंपाउंड क्या कर सकता हूं, बना सकता हूं। सही बात है कि नहीं बना सकता? ओ, तो यही वो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? व्हेन टू एलिमेंट्स, अब यहां दो एलिमेंट हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया हुआ है, व्हेन टू एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म, ये पूरा हमारा ए है, इसको पूरे को ए ले लो, ये पूरा हमारा ए है। व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मोर देन, देखो अभी ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन किया, वाटर बना, यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना। ओके, तो वही लिखा हुआ है, व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मासेस, मास की बात हो रही है, द मासेस ऑफ एलिमेंट बी, ये वाला बी है, ये बी है, ये वाला बी है, इसको मैं बी ना, ये जो सेकंड है ये इसका ऑक्सीजन और इसका ऑक्सीजन, ये दोनों को मैं बी दे दे रहा हूं। द मासेस ऑफ एलिमेंट बी दैट कंबाइन विथ अ गिवन मास ऑफ ए, मतलब ये दोनों किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ए, आर ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। अगर मैं ये जो बी वाला जो ए के साथ कंबाइन हो रहा है, अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूं, ये जो बी वाला ए के साथ कंबाइन हो रहा है, अगर मैं इसका रेशियो निकाल रहा हूं तो सिंपल स्मॉल होल रेशियो नंबर बनेगा। होल नंबर, सिंपल स्मॉल होल नंबर मतलब क्या, पहले करके बताता हूं फिर। अब चलो, ये दोनों जो 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया, मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन और 60 ग्राम ऑक्सीजन जब मैं मिलाऊंगा तो 80 ग्राम वाटर बनेगा। उसी तरह 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन जब मैं कंबाइन करूंगा तो 34 ग्राम क्या बनेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जब दो एलिमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं तो एक से ज्यादा क्या बनता है, दो एलिमेंट्स को जब कंबाइन करते हैं तो एक से ज्यादा क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। अब जो बी मास है वो किसके साथ कंबाइन होता है, ए के साथ। तो बी का जो रेशियो होता है, बी का जो रेशियो होता है, अगर हम रेशियो दोनों का रेशियो निकालते हैं तो रेशियो हमेशा कैसा रहता है, स्मॉल होल नंबर। निकालता हूं, देखो ये 16 था, डिवाइडेड बाय 32 करता हूं। ओके, अब अगर मैं इसको हाफ करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 8 और ये 16। अगर मैं और हाफ करता हूं, अब आपको पता है 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब कहने का इसका रेशियो क्या है, 1:2, 1:2। ये स्मॉल होल नंबर्स, मतलब सिंपल होल नंबर बना कि नहीं, 1:2, या कोई पॉइंट में दिखाई दे रहा है 2.6 ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, एकदम सिंपल होल नंबर बना है, मतलब स्मॉल सिंपल होल नंबर बना है, एकदम सिंपल होल नंबर। अगर मैं ये दोनों का रेशियो निकाल रहा हूं तो यही तो उन्होंने बताया था। और इसके अंदर एक जो एलिमेंट रहता है वो फिक्स होता है। देखो इसके अंदर हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन 2 ग्राम यहां भी लिया, 2 ग्राम यहां लिया, बस वेरी कहां हुआ, यार 16 ग्राम ये लिया था, 32 ग्राम ये लिया, तो यहां जो बनने वाला कंपाउंड था वो चेंज हो गया, वो वाटर है, या क्या बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मतलब कहने का मतलब ये है कि दो एलिमेंट को जब हम कंबाइन करते हैं तो एक से ज्यादा, दो एलिमेंट को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम एक से ज्यादा क्या बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। और जो सेकंड वाला होगा उसका अगर हम रेशियो निकालेंगे, जो हम अलग अलग बना रहे हैं, अगर हम उनका दोनों का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कैसा होगा, सिंपल होल नंबर रहेगा, स्मॉल होल नंबर रहेगा। और जो पहला वाला रहेगा, ये इसमें नहीं लिखा हुआ है आपको बुक में, पर बता देता हूं, पहला वाला हमेशा फिक्स रहेगा। ओके, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ करोगे तो ऑक्सीजन, अब कार्बन ऑक्सीजन, जब कार्बन ऑक्सीजन को करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। सही बात है कि नहीं, कार्बन फिर ऑक्सीजन को साथ करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हो। बट इसके अंदर कार्बन चेंज नहीं होता, ऑक्सीजन चेंज होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन एक फिक्स रहता है, एक फिक्स रहता है। ये इसमें नहीं दिया है पर मैंने बता दिया। तो गाइस आपको बस इतना ही है कि दो एलिमेंट्स को जब कंबाइन करेंगे तो एक से ज्यादा कंपाउंड बनता है। और जो बी का मास हम किसके साथ कंबाइन करते हैं, एक ए के साथ जब कंबाइन करेंगे तो बी का जो मास निकलेगा वो मास कैसा रहेगा, स्मॉल होल नंबर या तो सिंपल होल नंबर, ये बनेगा। ओके, सो गाइस अब ये 3 लॉ मैंने बता दिया। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास में मतलब मास चेंज नहीं होता, रिएक्टेंट साइज इज इक्वल टू सेम एज द प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड मास सेम होता है। डेफिनेट प्रोपोर्शन में मैंने बता दिया कि आप कोई भी कंपाउंड कहीं भी लेके जाओ, उसके अंदर रहने वाला कॉम्पोजिशन चेंज
नहीं होता। वो वेट अगर 1 kg लोगे या 1 लीटर लोगे, जो यहां रहेगा 1 लीटर के अंदर जितने कॉम्पोजिशन, जितने कॉन्स्टिट्यूशन यहां रहेंगे, उतने ही कॉन्स्टिट्यूशन वहां भी रहेंगे। जहां आप कहीं गटर का पानी डालो, कहीं मतलब कोई भी एलिमेंट ले लो, उसके अंदर कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता। अब चलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल। वही है कि जब दो एलिमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं तो एक से ज्यादा कंपाउंड हम बना सकते हैं। जो बी वाला रहेगा वो किसके साथ कंबाइन होता है? ए के साथ। तो अगर बी वाले का हम क्या करते हैं, हम अगर मास डिवाइड करते हैं तो हमें उसमें किस में मिलता है? एक सिंपल होल नंबर, मतलब सिंपल रेशियो में मिलता है। ओके, सो यहां हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको अब बाकी ये दो मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करूंगा अगले, क्योंकि ज्यादा वीडियो ज्यादा बड़ा हम नहीं बनाते, हम छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं कि आपको देखने में मजा आए, ज्यादा पक न जाओ, इसमें छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं। राहुल सर का स्टार्टिंग से ही रूल यही रहा कि सर इनको ज्यादा बड़ा करके बोर नहीं करना है, हमें छोटे छोटे वीडियो बना के ज्यादा अच्छे से समझाना है। तो थोड़ा हमारा जेआर का लॉजिक ही अलग है। सो गाइस ये दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। तब तक ये बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो। सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।